नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लखनऊ में सीएम ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से सीएम ने इस दौरान मुलाकात की है। व्यापारियों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी और सीएम ने लगभग 30 मिनट तक पदाधिकारियों से बात की है। व्यापारियों की कोरोना काल में की गई सेवाओं की सीएम ने सराहना की। देश में सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने के संकेत हैं और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इंडिया न्यूज से कहा है कि सितंबर में कोरोना की लहर की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में एचएनएफसी वेंटिलेटर, बाईपास मशीन और बढ़ाई गई हैं। सुरेश खन्ना ने और क्या कुछ कहा, आगे आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश अभी कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं हो पाया और वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात चलने लगी। यानी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी में जो 42% बच्चे हैं उनको लेके अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं और सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि थर्ड फेज को लेके सरकार किस प्रकार की तैयारी कर रही है और क्या बड़ा प्लान है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं। सर, एक मिनट ये बताइए सर कि थर्ड फेज को लेके सरकार के पास बड़ी चुनौती है। लगभग उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा निकाला गया है, उत्तर प्रदेश में बच्चे 42% हैं। क्या बड़े प्लान है, किस प्रकार तैयारी है आपकी? मैंने अभी बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हर प्रकार से हमने तैयारी करने का मेडिकल कॉलेजेस को और जितने भी जिला अस्पताल हैं उन सबको निर्देश दे दिया गया है कि वहाँ पर बेड्स की व्यवस्था पर्याप्त रहे, इक्विपमेंट्स हमारे पास पर्याप्त रहें, चाहे वो एचएफएनसी हो, चाहे वाईपैप हो और चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। तो बेड से लेकर और इक्विपमेंट्स तक और मेडिसिन तक सब बातों के लिए निर्देश दे दिया गया है। और जैसा कि आशंका व्यक्त की गई है कि सितंबर आखिर में या अक्टूबर में आएगी, हम उसके लिए पूरी तरीके से समय रहते हुए हमारी पूरी तैयारी है और किसी प्रकार की हम असुविधा नहीं होने देंगे। मैं इस बात के लिए पूरे आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं। सर, आज आप टीम 9 की बैठक में भी थे मुख्यमंत्री के साथ। क्या बड़े दिशा निर्देश हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में कितनी चाइल्ड केयर यूनिट तैयार की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में जो शंका है कि 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं कहीं वो 10 लाख संभवतः प्रभावित हो सकते हैं, क्या आपके मन में चल रहा है? और आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, अभी गाजियाबाद भी गए थे, अन्य जनपदों में जा रहे हैं। आप किसी प्रकार के लिए सशंकित न हो। मैंने कहा ना कि हमारे पास हर प्रकार की व्यवस्था है। We have got enough arrangements for that. सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश से चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सशंकित ना हो। जो भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री की बैठक है, पूरी उसमें निगरानी की जा रही है और तीसरी लहर को लेके उत्तर प्रदेश में जो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन भी बच्चों को लेके बेड बढ़ाए गए हैं, आईसीयू सेंटर बढ़ाए गए हैं। तो लगातार सरकार की एक तरफ तैयारियां दिख रही है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश चूंकि कोरोना से मुक्त नहीं हुआ है तो लोगों के मन में अभी भी चिंता बरकरार है, चूंकि देश का जो भविष्य है युवा है और वही कारण है कि बच्चों के प्रति लोगों की जो चिंताएं हैं वो अधिक हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। महामारी के दौरान देश में सेवा करने वालों की लंबी फेहरिस्त देखने को मिली है, जिसमें जो भी बन पड़ा मदद कर रहे हैं। शुक्रवार को रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने देश भर में 50,000 कंसंट्रेटर वितरण करने के लिए यूनाइटेड वे बेंगलुरु के साथ एक एमओयू साइन किया। ऑनलाइन समझौते के दौरान रोटरी के प्रेसिडेंट शेखर मेहता, सांसद विवेक तनखा मौजूद रहे और इनके अलावा आईटीवी नेटवर्क के प्रमोटर कार्तिक शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों ने रोटरी के इस प्रयास की खुले दिल से तारीफ की। कार्तिक शर्मा ने कहा कि मुसीबत के इस दौर में एक दूसरे की मदद करना ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि मीडिया का काम डॉट्स को कनेक्ट करना है और आईटीवी नेटवर्क इस काम को बखूबी निभा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस कार्यक्रम को अनूठा बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर राजनीति में गठबंधनों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान 50,000 कंसंट्रेटर बांटने के लिए तमाम लोगों ने जो गठबंधन बनाया, ये दुनिया का सबसे अच्छा गठबंधन है। In media, our role is, our motto is connecting dots. And I think that is the most important aspect as far as we are concerned.
There's always going to be a positive side to negative sides, but must look and build upon the positivities in us, and the kind of people coming together and connecting the dots is what our philosophy at ITV Network is. My endeavor would be, and our team's endeavor would be, that we would try and take all these good deeds being done, all these acts of kindness and humanity being showcased to people, so we can invoke the same feeling amongst other people as well, and showcase how each and every effort made by an individual coming together in a congregation like Rotary becomes into a movement, and such movements inspire further movements in society. This initiative of Shekhar Mehta and his team is a fantastic initiative. And believe me, when the parliament reconvenes, I'm going to put a thank you motion in the parliament for this wonderful initiative which you have all thought of and come together to do it. And when I say come together to do it, these days, coalition is a very bad word. In politics, you look at coalition as a very bad term. But here, when it is a coalition of thought leaders, people are thinking well for the country. People are thinking about, without looking at themselves, they're looking for the country. I think this is the best coalition of any kind that you could have in this world. And thank you, Rotary, thank you, Shekhar, thank you, directors, thank you, Rotarians, thank you, participants and partners, for this wonderful coalition that you have formed. मेरठ में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई। लोगों ने घायल की मदद नहीं की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इस दौरान घायल की मदद की और खुद ही घायल को उठाकर अस्पताल भिजवाया। तेज रफ्तार कार ने राहगीर को इस दौरान टक्कर मारी थी। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गोमती नदी की गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट जारी की है और नदी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो वो भी 1 मिलीग्राम कम पाई गई। एक तरफ जहां गोमती में सीवेज न मिलने का दावा किया जा रहा है, वहीं गोमती के पानी में मिले बैक्टीरिया इन दावों की पोल खोल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गोमती नदी की गुणवत्ता का 2 दिन का डाटा जारी किया और उसके मुताबिक पानी पूरी तरह जहरीला हो चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गोमती नदी की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साफ तौर पर माना गया है कि गोमती नदी का जो पानी है वो दिन पर दिन जहरीला होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि नाले का पानी किस तरीके से बहता हुआ डायरेक्ट गोमती नदी में मिल रहा है और पानी का हाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा दूषित है और बहुत सी जितनी भी गंदगी है वो भी इस नदी पे लगातार मिल रही है, जिसके चलते जो ऑक्सीजन लेवल है पानी का वो भी 1 मिलीग्राम कम हुआ है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, डेटा एनालाइज किया गया है जिस पे ये तमाम दिक्कतें आई हैं। अगर हम सीवेज की बात करें तो उसके लेकर के यहाँ पर पहले ही दिक्कत थी, लेकिन अब 33 नालों का पानी गोमती जो नदी है वो दूषित कर रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो लोगों की जीवन धारा है गोमती नदी, उसकी सेहत कहीं ना कहीं ज़रूर बिगड़ती नजर आ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। गोमती नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल 1 मिलीग्राम कम हो गया है और सीवेज की प्रॉब्लम भी चल रही है लगातार। इसके चलते क्या रीजंस हैं, तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो नालों का पानी लगातार मिल रहा है गोमती में, 33 नाले, और उसको दूषित कर रहे हैं, सीवेज का प्रॉब्लम भी यहाँ पर चल रहा है, ऑक्सीजन में भी गिरावट मिली है, क्या कुछ है, क्या कुछ कमी रह जा रही है जो इस तरह से चीज़ें आ रही हैं सामने? ऐसा है, एक तो गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका अपना कोई मूल स्रोत नहीं है पानी का, और जो नदियां हैं उसका अपना मूल स्रोत है। तो 12 महीने वहाँ पर पानी आता रहता है ऊपर से, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है। लेकिन गोमती नदी में अपना मूल स्रोत ना होने की वजह से प्रायः जब बारिश होती है तभी उसमें पानी आता है। तो इसको लेकर वहाँ पर निरंतरता बनी रहे पानी की, इसको लेकर सिंचाई विभाग से हमने बात की है। तो शारदा कैनाल से कुछ पानी छोड़कर और इसमें पानी का प्रवाह हर समय बना रहे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा प्रयास इसमें हुआ है,
पानी की जैसी जैसी उपलब्धता होगी कम या ज़्यादा, तो उस प्रकार से सिंचाई विभाग से हम पानी लेते रहेंगे ताकि उसमें पानी आए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत से नाले इसमें गिर रहे हैं, सीवेज है, तो इसको लेकर भी पूरी एक कार्य योजना हमारी तैयार हुई है। 3 महीने पहले हमने संबंधित विभाग को, जल निगम को और नगर निगम को भेज दिया है कि इसमें इस प्रकार से जो नाले गिर रहे हैं तो उसमें कोशिश ये रहे कि जो नाले आ रहे हैं उसमें एसटीपी प्लांट लगा के उसको करें। वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक को प्रयास पूरी तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रकार से गंदा पानी ना गिरे। वर्षों वर्षों की समस्याएं हैं, इसका समाधान एक दिन में हो नहीं सकता, लेकिन हम इतना जरूर है कि उस प्रयास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी संतोषजनक स्थिति में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठक करके सभी विभागों की, सिंचाई विभाग, जल निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बैठे, तो उसमें एक उन्होंने रोड मैप बनाने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरा वो कार्य योजना बना दी है, जिसमें सिंचाई विभाग को क्या करना है और नगर निगम को क्या करना है, जल निगम को क्या करना है। सभी विभागों के अपने अपने उनको काम बता दिए हैं, उस कामों की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसकी निगरानी कर रहा है। अभी हम लोगों ने निरीक्षण भी किया था कहाँ कहाँ पे कार्य है। जैसा कि आपने कहा कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने का कारण यह है कि वहाँ पर पानी की निरंतरता है नहीं, तो इस वजह से डाउन हो रहा है। दूसरा, उसके ऊपर एक जलकुंभी काफ़ी हद तक जमा हो गई है, तो जलकुंभी की वजह से जब पूरा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में पानी है ही नहीं, तो फिर भी वो मतलब उसके नीचे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और उसके बाद जलीय जीव जंतुओं को भी दिक्कत होती है और पानी गंदा भी होता रहता है। तो पानी जैसे कि कहते हैं कि बहता पानी रमता जोगी ही सही रहता है, तो पानी बहता नहीं है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें गंदगी फिर आ ही जाती है। तो उसको लेकर प्रयास है कि जलकुंभी हटाई जाए। पूरी योजना जल निगम ने, सिंचाई विभाग ने उसकी बनाई है और उसको लेकर काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी मशीनें, पोकलैंड और सब लगाई गई हैं, कई नाव लगाई गई हैं। जलकुंभी को हटाने का कार्य एक तरीके से युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। आप देखें कितनी कहाँ से कहाँ तक जलकुंभी है, उसको भी एक दिन में हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे आने वाले में हमको स्वच्छ गोमती दिखेगी, सुंदर गोमती दिखेगी और रमणीय गोमती दिखेगी। लखनऊ के निवासी जब उसके किनारे जाएंगे तो गोमती नदी का आनंद लेंगे। तो बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि लगातार विभागों को ड्यूटीज दे गई हैं और काम सौंपा जा चुका है, और आने वाले समय में क्योंकि बहुत बड़ी ये एक पूरी नदी है और यहाँ पर जो इतनी तमाम इसमें गंदगी आ चुकी है, इसमें तमाम विभागों को जो है कार्य भी सौंपा जा चुका है और आने वाले समय में ये फिलहाल सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को इसका पानी, जो गोमती नदी का पानी है लगातार दूषित हो रहा है, वो साफ कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। अभी तक आपने बाराती बारात और दुल्हन दूल्हे के साथ तमाम रीति रिवाजों के जरिए शादी ब्याह की तस्वीरों को देखा और सुना होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसी बारात दिखाने जा रहे हैं जहां दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन खुद बारात लेकर पहुंच गई अपने दूल्हे राजा के घर। पूरा मामला गोरखपुर के चौरी चौरा थाना इलाके का है, जहां सेना के जवान ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमिका खुद दुल्हन बनकर के गाजे बाजे के साथ अपने प्रेमी दूल्हे के घर बारात लेकर पहुंच गई। काफी देर हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। वहीं प्रेमिका ने कहा कि नहीं होगी शादी तो यहीं करूंगी आत्मदाह। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घरवालों को हिरासत में लिया और प्रेमिका को भी समझा बुझाकर थाने में ले आए। प्रेमिका ने बताया कि युवक संजीव मौर्य का उससे 2 सालों से शारीरिक संबंध है, जो मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब शादी की बात आई तो शादी से मुकर रहा है, वो कहीं और शादी करने जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के निगोहा थाना इलाके में हाईवे किनारे बने एक मकान और ब्रह्मदासपुर गांव से बाइक बोट घोटाले से जुड़े लगभग 200 बाइक एसटीएफ ने बरामद की हैं। सभी बाइक बिना रजिस्ट्रेशन की हैं। वहीं मकान मालिक और एक शोरूम मालिक को एसटीएफ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
चर्चित बाइक बोट घोटाले से जुड़ा हुआ एक मामला राजधानी से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि निगोहा थाना अंतर्गत ये उदयपुर का क्षेत्र है और यहाँ पर ये जो पीछे मकान देख रहे हैं, यहाँ से करीब सैकड़ों की तादाद में जो BS4 बाइकें थीं, बाइक बोट घोटाले से जुड़ी हुई बाइकें थीं, उनको STF ने यहाँ से बरामद किया है। वहीं पास में एक और जो गांव है ब्रह्मदासपुर, वहाँ से भी तमाम वो बाइक बोटें STF ने बरामद की हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो मकान मालिक हैं, बताया जा रहा है, उनको फिलहाल STF हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं साथ में ही एक जो 2 व्हीलर शोरूम के मालिक हैं, उनको भी फिलहाल हिरासत में लेकर के उनसे STF पूछताछ में लगी हुई है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके में बीते दिनों गैंगस्टर एक्ट के तहत अहमद बंधुओं पर की गई पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई के प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया। अखलाक अहमद ने SP सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 1 जनवरी की रात पुलिस जबरन दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुस आई और उसे सोते समय उठाकर मारपीट की थी। आरोप है कि जब घर की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो शहर कोतवाल तेज प्रकाश सिंह ने उनके साथ छेड़छाड़ की और जमकर पिटाई कर दी। इसके अलावा पुलिसकर्मियों पर घर में तोड़फोड़ और कीमती सामान उठा ले जाने का आरोप भी लगाया गया, जिसका CCTV फुटेज भी मौजूद है। जौनपुर जिला जेल में बंद कैदी की इस दौरान मौत हुई। बीमारी के चलते कैदी की मौत हुई है। कैदी की मौत होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। हत्या के मामले में सजा काट रहा था ये कैदी। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का और वैक्सीनेशन से जुड़ी इस वक्त की खबर बुलंदशहर से, जहां वैक्सीन को लेकर के पुलिस ने चेतावनी दी है और वैक्सीन लगवाना यह अनिवार्य किया गया। 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। वैक्सीन नहीं लगवाने पर घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको प्रतिष्ठान नहीं खोलने दिया जाएगा। मुनादी कर पुलिस ने इस दौरान चेतावनी भी दी है और लोगों को जागरूक भी किया है। तो वैक्सीन लगवाना जरूरी हो चुका है। बुलंदशहर से इस बीच ये खबर, जहां वैक्सीन को लेकर के पुलिस ने शुरुआत में चेतावनी दी है। दरअसल 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। वैक्सीन नहीं लगवाने पर घर से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। ये इस दौरान पुलिस ने मुनादी के जरिए बताया है। वैक्सीन नहीं लगवाई तो प्रतिष्ठान खोलने नहीं दिए जाएंगे और पुलिस ने लोगों को इस दौरान चेतावनी दी है और मुनादी कर पुलिस ने ये चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर के मिनी बैंक में दिन दहाड़े लाखों की लूट हुई। बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ लूट की है। तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल कर्मचारी ने लुटेरे के साथ हाथापाई की और बदमाश 65,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। मिनी बैंक पे लगे CCTV कैमरे में ये कई दिन से खराब था और ये जो पूरा मामला है फिलहाल सामने आया है। खबर आगरा से है, जहां ससुराल वालों ने महिला की पिटाई की। लात घूंसों और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई महीनों से मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप है। पति दूसरी शादी करना चाहता था। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाहर थाना इलाके का ये मामला है। गाजीपुर के बहरियाबाद थाना इलाके में शहीद जवान अभिषेक यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बीती रात उनका शव एक निजी एम्बुलेंस से उनके गांव भेजा गया, लेकिन गांव वालों ने पार्थिव शरीर को निजी एम्बुलेंस में देखकर भड़क गए और उन लोगों ने करीब 3 से 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। समझाने के लिए तहसीलदार, SDM, अपर पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन इन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा और इन लोगों ने तहसीलदार रोडवेज के वाहनों सहित कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने 39 GTC से बात कर आर्मी का वाहन मंगवाया और फिर सैनिक का शव ससम्मान उनके गांव तक भेजा गया। सेवा भारती अवध प्रांत की लखनऊ इकाई की ओर से संचालित अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से बलरामपुर, लोहिया, निराला नगर और चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगभग 3000 लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। आज मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र प्रचारक अनिल जी भाई उपस्थित रहे, जहां उन्होंने चारबाग रेलवे स्टेशन पर लोगों को खाना बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में भी सेवा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।